जब आप रूल्स बनाते हो तो रूल्स बनने से क्या होता है, उसमें एक गेम लाइक फीलिंग आ जाती है। गेम लाइक कि आपने अगर क्रिकेट में ये अनाउंस कर दिया कि बैट्समैन को आउट होने का कोई रूल नहीं है तो बॉलर हो सकता है सुसाइड कर ले पिच पे ही, क्योंकि बैट्समैन तो आउट होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो आपने रूल बनाया कि भी ऐसे ऐसे जिससे बॉलर को भी एडवांटेज मिले, उससे गेम में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। तो सिमिलरली पॉलिसीज आर रूल्स जो कि आपको हेल्प करने के लिए है, स्लो करने के लिए नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम कई बार पॉलिसीज को या तो हमें पता नहीं होती, या अगर पता होती है तो हम उसको ट्विस्टेड तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ट्विस्टेड तरीके से मतलब ये है कि हम उसको काम आगे बढ़ाने की बजाय रोकने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो हम करने क्या वाले हैं, हम पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन द सेंस आई विल ब्रीफ यू अबाउट पॉलिसीज़ ईजी लैंग्वेज में। उसका वीडियो शूट होगा और ये वीडियो डाउन द चेन सारे स्टाफ को दिखाया जाएगा, एट ऑल लोकेशन, कहीं पर भी है, रिमोट बैठा हुआ है, सबको, जिससे पता चले कि भी कंपनी में पॉलिसीज़ हैं क्या क्या। और अगर किसी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहीं आपको लग रहा है कि इस पॉलिसी में लूप होल है, तो उसको इम्प्रूव भी किया जा सके। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपने पढ़ी भी हुई होंगी तो भी उसको दोबारा हम रिव्यू करेंगे। शुभम शुरू है? स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ। तो जैसे सबसे पहली पॉलिसी है सेल फोन बिल्स। ठीक है। 12 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई। किस पे एप्लीकेबल है? तो ये सिर्फ उन स्टाफ पर एप्लीकेबल है जिनको मोबाइल की रीइंबर्समेंट मिलती है। मोबाइल की रीइंबर्समेंट किसको मिलती है? अभी हो सकता है इसको लेकर क्लैरिटी ना हो, बट टेक्निकली मोबाइल की रीइंबर्समेंट के लिए वो क्वालिफाई है जो अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी बिजनेस। सिर्फ वही लोग। अगर ऐसे लोग नहीं ले रहे हैं तो वो बता सकते हैं, और ऐसे लोग ले रहे हैं जो कि कंपनी बिजनेस के लिए यूज़ ही नहीं करते, उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, इन दैट केस आई कैन ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड। बट कमिंग बैक टू पॉलिसी, ये पॉलिसी उन पे लागू है जो मोबाइल का क्लेम करने के लिए ऑथराइज्ड है। ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले ये जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी थी अलग अलग तरीके से, कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं थी। अलग अलग तरीके से मतलब क्वालिटी अपने बंदों को अलग तरीके से दे रहा था, कुछ लोगों को पोस्टपेड के तरीके से मिल रहा था, कुछ लोग 600 रुपये मंथली की लिमिट क्लेम कर रहे थे। सही है। प्रैक्टिकली वो उस समय इनवैलिड हो चुका था, क्योंकि करंट में आज की डेट में अगर आप रिचार्ज कराते हो तो 599, 499 ये वाले रिचार्ज होते हैं जो कि 84 दिन तक चलते हैं, विच मीन्स कि 3 महीने तक। तो सिमिलरली पॉलिसी को हमने चेंज कर दिया। इस पॉलिसी का मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉय क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई मैं आपको बता चुका हूँ पहले कैसे करते हो, उनको रीइंबर्समेंट मिलेगी। रीइंबर्समेंट का मतलब कि जब आप अपना रिचार्ज कर लोगे उसके बाद पैसे मिलेंगे, एडवांस नहीं है, ये रीइंबर्समेंट है मोबाइल यूसेज के लिए, जो कि करंट प्रीपेड टैरिफ के हिसाब से हमने बनाया है। आज की डेट में 500 से 600 रुपये 84 दिन के मिलते हैं, तो इसको हमने फ्लैट फिक्स कर दिया कि भाई 200 रुपये पर मंथ मिलेंगे रीइंबर्समेंट बेसिस पे जो क्वालिफाई करते हैं उनको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि अगर ये रेट और नीचे चले जाते हैं, मान लो कल को जैसे जियो की तरह एक और कंपनी आ जाती है और वो अनाउंस करती है अपना कोई प्लान, जिसकी वजह से पूरा मार्केट चेंज हो जाता है और ये रेट आ जाते हैं 300 रुपये 3 महीने, तो ये इमीडिएटली 200 से 100 हो जाएगा। ठीक है। और अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं 20% से ज़्यादा, विच मीन्स कि अगर ये 250 रुपये मतलब 240 रुपये से ऊपर चला जाता है, तो इस पॉलिसी को हम चेंज कर देंगे जिससे कि मार्केट मैचिंग प्राइस मिले। सो दोनों केसेस में एम्प्लॉय का नुकसान ना हो, बट ऐसा भी ना हो कि वो 600 रुपये तो ले रहा है बट उसको भी पता है 600 कंज्यूम नहीं कर रहा वो। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, ये पॉलिसी है रिटायरमेंट गाइडलाइन और ये सब पे लागू है। तो
एज ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 58 साल है। जिस महीने में 58 साल कंप्लीट हो रहे होंगे वो लास्ट मंथ माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 5 जुलाई या 10 जुलाई या 15 जुलाई है तो जुलाई लास्ट मंथ है, ठीक है। 1 जुलाई है तो भी जुलाई लास्ट मंथ है, और 30 जुलाई है तो भी जुलाई लास्ट मंथ है। अब इस डेट को कैलकुलेट करने के लिए जो आईडी प्रूफ उसने ज्वाइनिंग के समय स्टाफ ने दिया होगा, आधार कार्ड दिया हो, पैन कार्ड दिया हो, जो भी दिया होगा वही वैलिड माना जाएगा, ठीक है ना। रिटायर होने वाले एम्प्लॉय को फेयरवेल भी देंगे। सारे पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं अगर आप इंग्लिश में पढ़ना भी चाहते हो, जिसमें एचआर और उस पर्सन का एचओडी जॉइंटली उसे एक फेयरवेल देंगे डिपेंडिंग अपॉन स्टाफ कौन है, विच शैल बी ब्रीफ। मतलब आपने एक छोटी फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर दी, बड़ी अगर आपको फेयरवेल ऑर्गेनाइज करनी है तो एचओडी विल हैव टू बेसिकली, इसको बंद कर दो, नॉइज बहुत आ रहा है। सो बेसिकली अगर ब्रीफ की बजाय अगर बड़ी फेयरवेल करनी है, अगर एचओडी को लग रहा है या मैनेजमेंट को लग रहा है तो एचआर के साथ मिलकर प्लान कर लेंगे और फेयरवेल देंगे, सही है। फेयरवेल में क्या देंगे कि भाई जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय उस समय होगा वो एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन देगा, शील्ड हो सकती है, कमेंडेशन हो सकती है, जो भी होगा उस समय डिसाइड किया जाएगा। बट टोकन ऑफ अप्रिशिएशन से यहाँ पर मतलब है कि भाई चाहे पर्सन एबल था, अनेबल था, बहुत ही हाई आईक्यू वाला था, कम इंटेलिजेंट था, रिगार्डलेस ऑफ दैट उसने अपनी सर्विस दी है यहाँ पे, और सर्विस दी है, सो वी आर एक्नॉलेजिंग कि भी वी आर थैंकफुल कि आपने यहाँ सर्विस दी। अब अगर उसके बाद जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है वो 58 के बाद भी काम करना चाह रहा है, या कंपनी को लगता है या हमें लगता है कि भाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट रखना है या एज एम्प्लॉय रखना है। उस कंडीशन में जो लास्ट डे होगा फिर वो उसका रिटायरमेंट डे होगा। कहने का मतलब अगर जुलाई में किसी की एज कंप्लीट हो रही थी बट म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि 1 साल वो और काम करेगा, तो ऐसा नहीं है कि अभी फेयरवेल दे दी फिर 1 साल बाद दे दी, फिर 1 साल बाद ही देंगे, ठीक है। सो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिसी है ग्रेच्युटी, पीएफ एंड ईएसआई बेनिफिट, ठीक है, सब पर लागू है। तो ग्रेच्युटी, ईपीएफ और ईएसआई बेनिफिट जो है वो किस रेट से लागू होंगे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो उस समय गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होगी उस हिसाब से लागू होगा। विच मीन्स गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से आज की डेट में पीएफ कट रहा है, अगर कल को गवर्नमेंट कहती है 5% बढ़ा दो तो 5% बढ़ जाएगा, 2% घटा दो तो 2% घट जाएगा। हालांकि ये बढ़ेगा ही घटेगा नहीं। सेम ग्रेच्युटी के केस में है, सेम ईएसआई के केस में है। जो ईएसआई के लिए क्वालिफाई नहीं करती, ईएसआई इज़ हेल्थ स्कीम जो गवर्नमेंट की है, उस केस में उनको हम मेडिक्लेम की फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय चला जाता है का मतलब ये कि आज 2021 में जुलाई में एम्प्लॉय चला गया और अगले महीने गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाली जिसकी वजह से उसको, लेट्स से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली कि 2019 से पीएफ इतना घटेगा, तो ऐसा नहीं हो बाद में ड्यू क्लेम कर पाए। क्लियर है? मतलब जिस डेट को उसने लास्ट किया है दैट इज दी डे, अनलेस की नोटिफिकेशन इस तरीके की आ जाए कि कंपनीज को जो पिछले एम्प्लॉय थे उनके लिए भी ये कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ेगी।
तो एक अलग बात है। वैसे ऐसा होगा नहीं, बट इन केस जैसे पीएफ में चेंजेस आते रहते हैं, पहले पीएफ की लिमिट कुछ और थी, बाद में लिमिट कुछ और हुई, अब शायद फिर से बढ़ने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि अगर लिमिट बढ़ जाएगी जो एम्प्लॉय चले गए हैं वो ये बोले जी हमारा पीएफ बढ़ा के इतना दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। पॉलिसी रीइंबर्समेंट क्लेम्स, पॉलिसी नंबर 5, ऑल एम्प्लॉयज ऑन कंपनी रोल। तो ये पॉलिसी कह रही है इफ यू आर डूइंग एनी एक्सपेंसेस फॉर विच यू आर क्वालिफाइड टू टेक रीइंबर्समेंट फ्रॉम द कंपनी, इन दैट केस ऑल एक्सपेंसेस डन बाय यू शैल बी क्लेम्ड बाय द एंड ऑफ दैट मंथ in which expenses were done. At the max it shall be covered in next month. If you fail to do so, no arrear can be claimed afterwards. Hence, no employee is supposed to send any expenses for more than 2 months as it leads to loss of production time of other staff and tracking the trail of it. सीधी सी बात यह है कि अगर आप क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाई का मतलब ये है कि पहले तो आपका काम इस नेचर का है कि आपको अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे और बाद में लेने पड़ेंगे वो पैसे, या वो पर्टिकुलर काम आपको ऐसा मिला हुआ है। पहली बात तो ये, उस केस में भी आपको रीइंबर्समेंट जो मिलेगी वो मिलेगी कि आपने जुलाई में पैसे खर्च किए और जुलाई के एंड में क्लेम कर लिए या अगस्त में मैक्सिमम क्लेम कर लिए। अगर आप ये सोचते हो कि आपने जुलाई और अगस्त में पैसे खर्च किए, सितंबर में किए, अक्टूबर में किए और दिसंबर में जाके ले लेंगे सीधे, वो एरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि अकाउंट के लिए अननेसेसरी का काम है या एचओडी के लिए अननेसेसरी का काम है दिसंबर में बैठ के जुलाई और अगस्त की ट्रेसेबिलिटी ढूंढना, और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो सेम मंथ या मैक्सिमम उससे अगला महीना, 2 महीने का क्लब करके आप ले सकते हो। 2 महीने के बाद आपको एरियर नहीं मिलेंगे। ऑल्सो इसका एक रीज़न ये है कि एक डिसिप्लिन क्रिएट हो कि 6-6 महीने के बैकलॉग ना इकट्ठे हो कि भाई मुझे तो 6 महीने का रीइंबर्समेंट लेना है। और इस पॉलिसी का थोड़ा सा वायलेशन हो रहा है जहाँ तक मुझे पता है मोबाइल फ़ोन के केस में, मोबाइल फ़ोन के बिल्स के केस में, कि हो सकता है वो 200 रुपये की जो लिमिट है वो कुछ एम्प्लॉई 6 महीने की एक साथ कंज्यूम कर रहे हो या 8 महीने की कंज्यूम कर रहे हो, ये उस पर भी लागू होता है क्योंकि वो भी रीइंबर्समेंट है। तो वो महीना प्लस अगला महीना, 2 महीने मैक्सिमम। ठीक है। सो ये वाली पॉलिसी है प्लांट इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेबल सब पे नहीं है, सब पे लागू नहीं है। ये लागू है सिर्फ एचओडीज जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हैं वो, या अगर किसी को इंस्पेक्शन करने के लिए ऑथराइज किया गया है, उसे अप्रूवल मिली है, उसको असाइन किया है कि भाई आप जाओगे और इंस्पेक्शन करोगे, उन लोगों पे। लेकिन आप जान सकते हो इसका मतलब क्या है। जितने एचओडी हैं, डिवीज़न हेड हैं, उनको जो प्लांट इंस्पेक्शन की प्रोटोकॉल और शेड्यूल है, मतलब प्रोटोकॉल का मतलब जो तरीका बताया वो तरीका, और जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे करना है उस फ्रीक्वेंसी पे प्लांट का जाके निरीक्षण करना है, चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है। अब इसकी डिटेल आगे अटैच की गई है। ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्शन का जो पर्पज़ है वो यही है कि भाई ज़्यादा क्लीनिंग रहे, कंप्लाइंस बेटर रहे। ऐसा ना हो कि आप चेक ही ना करो और 3 महीने बाद पता चले कि प्लांट में अपने आप में एक डंप यार्ड बन गया है, बीच में कोई भी लेके जाता है वहाँ डाल देता है चीज़ें। स्पेशली पीछे एक प्लांट के केस में हुआ भी था जहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें, टेप वगैरह पड़े मिले थे। तो ये जो रूटीन इंस्पेक्शन है, इससे फ़ायदा क्या है, जो अलग अलग इंटरवल पे कर रहे हैं हम, डैमेज कम से कम हो, वेस्टेज कम से कम हो, और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट सेट हो। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की भी देख के लगे कि यहाँ पर लोग काम करते हैं, डेली काम करते हैं, साफ़ है, चीज़ें डंप नहीं पड़ी हुई, मशीनरी ख़राब नहीं पड़ी हुई।
तो जब भी आप इंस्पेक्शन करेंगे HODs के केस में, आपको ऐसे एरियाज देखने हैं जहाँ पर कि लूज मटेरियल फेंका जा सकता है। कहाँ फेंका जा सकता है? जैसे अब अगर ये रूम है तो इस कोने में जाके डाल दिया, इधर साइडों में पीछे जाके डाल दिया, कट्टों के नीचे रख दिया, बोरी के नीचे रख दिया, स्टैक के बीच में डाल दिया, खाली जगह पड़ी है, स्टैक के साइड में जगह पड़ी है वहाँ डाल दिया, जो भी ऐसी जगह है। स्टॉक इम्प्रॉपर तरीके से तो नहीं रखे, लेबल जो लगा रखे हैं वो तो नहीं गड़बड़ लगा रखे, कोई ख़राब मशीन तो नहीं पड़ी, कचरा तो नहीं पड़ा, स्क्रैप तो नहीं पड़ा, ऐसा तो नहीं है वर्कर गाइडलाइन ही नहीं फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब पैकिंग की मशीन पे है और चूड़ियाँ पहनी हुई हैं उसने। होगा क्या, पॉसिबिलिटी है कांच का टुकड़ा चला जाए पैक होकर फाइनल मटेरियल में, मेटल डिटेक्टर में पकड़ में नहीं आएगा, बाद में कंप्लेंट आएगी, फिर पूरी एक R&D शुरू होगी। उसकी बजाय जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, आप गए हो देखने, तो आपने देख लिया भाई चूड़ियाँ पहने हुए, आपने उसको इमीडिएटली करेक्ट कर दिया। और इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ जो आपको लग रहा है प्रोडक्शन को नुकसान कर सकती है या फाइनल प्रोडक्ट को नुकसान कर सकती है, उसकी क्वालिटी में या क्वांटिटी में, या कंपनी की जनरल रेपुटेशन ख़राब कर सकती है। आपने इंस्पेक्शन में ऐसा देखा कि सिक्योरिटी गार्ड है और बड़ा गंदा सा बना हुआ है और उसने शराब पी रखी है, बैठा हुआ है। अब उससे प्रोडक्ट तो नहीं ख़राब होगा पर कंपनी की रेपुटेशन ज़रूर ख़राब हो रही है और रिस्क पे भी है। ठीक है, अब इसमें ये तरीका दिया है कि इंस्पेक्शन कैसे करनी है। तो जब भी आप कोई वेयर हाउस, कोई गोडाउन या फैक्ट्री आप जाओगे इंस्पेक्शन करने, तो 2 स्टाफ साथ में जाएंगे। अगर बहालगढ़ या गणेश गोडाउन आसपास, भारत पोर्सिलिन वगैरह, मतलब इस तरह की कोई लोकेशन है जो नियर बाई है, तो आप 2 HODs की जगह जूनियर भी लेके जा सकते हो साथ में, पर 2 लोग होंगे बेसिकली साथ में। एंड जब आप देख रहे हो तो आपको इनसाइड द प्लांट एज इन जो प्लांट एरिया उसमें भी देखना है, पैकिंग एरिया में भी देखना है, जहाँ पैकिंग होती है वेयर हाउसेज में भी देखना है, स्टोर में भी देखना है, टॉयलेट्स भी देखनी है, और आउटसाइड पैरामीटर जो फैक्ट्री परिसर है वो भी देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कई बार हमारी लेबर को गैस भरवानी होती है तो यहाँ सिलेंडर रखे होते हैं लाइन से, रिस्की है। तो होगा क्या, प्रोसीजर ये है, जब 2 स्टाफ साथ में जा रहे हैं तो एक का काम है सिर्फ देखना और दूसरे के हाथ में क्लिप बोर्ड पे पेन एंड पेपर है और फॉर्म लगा हुआ है। पहला वाला देख रहा है, बता रहा है क्या कमी है, दूसरा वाला लिख रहा है। राउंड हो गया एक। अब रोल चेंज हो जाएगा, दूसरा राउंड होगा, दूसरा वाला अब देखेगा और पहला वाला लिखेगा, जिससे कि 2 लोग जब देखेंगे तो कुछ छूट ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। जब हो जाएगा तो वो आप रिपोर्ट फाइल करोगे, मैक्सिमम सेम डे या नेक्स्ट डे तक आप कर सकते हो HR हेड के साथ। अगर आप उसको रिपोर्ट में आप फ़ोटो भी दिखाना चाहते हो कि भाई ये चीज़ ख़राब है, या वीडियो आपने कोई बना लिया है, तो उसे भी भेजोगे साथ में। उसकी फिर हम एक एक्सेल फाइल बनाएंगे और एक्सेल फाइल बेसिकली दी जाएगी। पीछे चल भी रहा था, कोविड की वजह से रुक गया कि किसको क्या काम कराना है। बेसिकली आपने एक एरिया देखा जहाँ पर खराबी है, आपका काम सिर्फ इंस्पेक्ट करने का है, ठीक कराने का काम उस डिपार्टमेंट के HOD का है, राइट। पहले सिस्टम क्या था कि कोई चीज़ खराब है तो या तो एज इट इज़ है, या दूसरा बंदा वर्बली या फ़ोन करके बता देता था ये ठीक कर लो, और जो ठीक करने वाला बंदा है वो भी अपने काम में लगा होता था, तो वो याद रह गया तो कर दिया, वरना भूल गया। तो उसका एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बना दिया, सारी एरर कंपाइल होकर एक तरफ आ जाएंगी और उसको आगे दे दिया जाएगा जिसका जो एरिया है, कि आप अपने अपने एरिया में फला फला खराबी है, ये इसका फ़ोटो आप देख सकते हो, इसको ठीक कर लो बाई सो एंड सो डेट। ठीक है, तो इसमें HR डिपार्टमेंट ही फॉलो अप करेगा रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट हेड के साथ।
कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। और क्या है कि अगर आपने इंस्पेक्शन किया और आपको कुछ नहीं मिला, वैसे तो ये रेयर है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ ना मिले, तो अगर नहीं भी मिला मान लेते हैं तो भी आपको खाली इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजनी है, पता तो चलेगा कि भाई आपने इंस्पेक्शन किया और वाकई में सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कुछ है ही नहीं। और जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ है, इंस्पेक्टिंग स्टाफ से मतलब जो गया था राउंड लगाने, चेक करने, निरीक्षण करने, उसका ये काम नहीं है कि वो कमी देखे और फट से फोन मिला दे यार ये कमी है, या कमी देखे और बुला ले यार फट से ये कमी है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है जब आप सामने सामने बुलाकर करेक्ट करोगे, सामने सामने, कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए अननेसेसरी का, और दोनों पार्टी कहीं ना कहीं कंपनी में काम कर रही हैं फॉर अ कॉमन गोल की कंपनी ठीक से काम करे। जो चेक करके आ रहा है वो भी चाह रहा है ठीक हो जाए, और जिसको ठीक करना है वो भी चाह रहा है ठीक हो जाए। बट जब आप वर्बली देन एंड देयर बोलोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि पहले तो ये अपना काम कोई छोड़ के आया है, अब आपने काम भी छुड़वा लिया और फिर काम छोड़ के बुलाने के बाद आप उसे प्रॉब्लम बता रहे हो, कोई अच्छी बात तो बता नहीं रहे, तो उसका मूड खराब ही होगा, राइट। तो बेस्ट है उसको एक्सेल मिल जाए और उस एक्सेल में अपने टाइम में वो देखे और उसको करेक्ट कर ले, ठीक है। तो इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी 7 से 15 दिन की होगी। 7 से 15 दिन की मतलब कि महीने में 2 बार इंस्पेक्शन तो हो ही जाए एक जगह का। और ये जो शेड्यूल बनाया जाएगा कि ये सारे प्लांट, वेयर हाउसेस, गोडाउन सबको कवर करेगा, विच मीन्स सारी फैसिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टाफ ड्यूटीज़ तो एक जनरल पॉलिसी है, बट इसमें जो पॉइंट लिखे हैं उसका असर कई बार बहुत ही मेजर भी हो सकता है, और ये सब पे लागू है। तो जनरल रूल है जो हर स्टाफ को फॉलो करने हैं। जैसे पहला है, ईच स्टाफ मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग दैट द पॉलिसी डिजाइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉलोड एंड कैरिड आउट। If you see someone not following the policy, it is your duty to advise them directly. If that fails, please let the head HR know about it. But while advising directly, always be friendly and polite. ये बिल्कुल फॉलो नहीं होता। साफ साफ इसमें लिखा है कि ये हर एक स्टाफ की जिम्मेदारी है कि जो पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की है वो फॉलो हो रही हैं, उनका पालन हो रहा है। और अगर आपको दिख रहा है कि भाई आपका कलीग है, आपका साथी है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको या तो एचआर को बताना है या आप डायरेक्टली उसे बोलो। डायरेक्टली बोलना है तो कैसे बोलना है? प्यार से, फ्रेंडली तरीके से बोलना है। ऐसे नहीं कि उसको सीधे उसकी गर्दन ही काट दी, ठीक है ना। मतलब ऐसा ना हो कि आप इसमें पढ़ो और आपने उसको तुरंत पकड़ लिया, यार तूने 3 महीने की रीइंबर्समेंट क्लेम नहीं की है, मैं तो नहीं करूँगा पैसे चाहे जो हो जाए, पॉलिसी वायलेट कर दी तो पैसे नहीं मिलेंगे, वो तो है ही है, बट वो आपसे अपसेट हो जाएगा, ये दूसरी चीज़ होगी, ठीक है। और ये हो नहीं रहा है, किसी ने नहीं बताया अभी तक कि भाई ये बंदा ये वाली पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहा है या ये पॉलिसी है। तो इसीलिए पॉलिसी पहले फिर से हम एजुकेट कर रहे हैं, सबको पता चल जाए, जिस पर्पस के साथ लिखी गई है, जो उद्देश्य है पॉलिसी का, वो पता चल जाए, डाउन द चेन सबको पता चल जाए, आसान भाषा में पता चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉलो द वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू नीड टू चेंज देम, गेट इट अप्रूव्ड इन रिटन एंड इन्फॉर्म दोज हु आर क्लोजली distantly related to your work so they are aware of it, otherwise an empty post will create trouble for the entire organization। सीधी सी बात यह है कि आपके वर्किंग आवर्स जो हैं उनको फॉलो करना है। अगर आपको उन्हें चेंज करना है, अगर आप बदलना चाह रहे हो आपकी शिफ्ट, आपके काम करने के घंटे, तो आपको रिटन में, लिखित में अप्रूवल लेना होगा।
साथ के साथ जो जो आपसे रिलेटेड हैं, आपके काम से रिलेटेड हैं, जिनका भी आपके काम से वास्ता पड़ता है, आप उनको भी इन्फॉर्म करोगे कि भाई मेरी टाइमिंग अब ये से ये हो गई है, जिससे कि ऐसा ना हो आप जब नहीं हो वो तभी आए। ठीक है। और जब हम वर्किंग आवर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कंप्लीट बात कर रहे हैं जब से ऑफिस शुरू होता है से ख़त्म लेने तक की। नेक्स्ट इज कीप योर ओन डेस्क ऑफिस स्पेस क्लीन एंड टाइडी, सी दैट पेपर्स अदर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट स्कैटर्ड ऑन योर डेस्क और इन योर ऑफिस। कि भाई आपकी जो अपनी डेस्क है, आपका अपना वर्किंग स्पेस है, उसको साफ़ सुथरा रखो। ऐसा ना हो कि पेपर पड़े हुए हैं, फाइल पड़ी हुई है, सैंपल पड़े हुए हैं और पूरी डेस्क जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। होगा क्या, जब आप अपनी डेस्क पे 50 चीज़ें रख लोगे, आपको नहीं पता चलेगा काम वाली चीज़ कौन सी है, और जो काम वाली होगी वो हो सकता है उस दिन नीचे ही दबी रह जाए। ठीक है। चौथा नंबर, ऑल स्टाफ मेंबर। अगेन ये वाला भी 100% नहीं फॉलो हो रहा है। मैं बता देता हूँ, पहला वाला नहीं फॉलो हो रहा है, दूसरा वाला नहीं फॉलो हो रहा है, वर्किंग आवर्स वाला, चौथा वाला भी नहीं फॉलो हो रहा है। All staff members are responsible that while leaving in the evening, their doors are closed, lights, fan, ACs are turned off, lockers are locked and nothing valuable is left in open। कि जब आप शाम को जा रहे हो, आपके ऑफिस का दरवाज़ा बंद है, लाइट बंद है, पंखे बंद हैं, AC बंद है, लॉकर लॉक्ड है और कोई भी कीमती सामान आपने नहीं छोड़ा हुआ है। कई बार लाइट, पंखे, AC बंद नहीं होते। ठीक है। पांचवा पॉइंट, इफ़ यू आर गोइंग आउट इन द प्लांट और समवेयर एल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अ फ्यू मिनट्स, मेक श्योर दैट योर ACs, फैंस, लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ। कि अगर आप कुछ मिनट से ज़्यादा के लिए अपने ऑफिस से, अपने स्पेस से जा रहे हो तो अपने ऑफिस में से AC, लाइट, पंखे आप बंद कर दो। ये तो बिल्कुल फॉलो नहीं होता। ठीक है ना। और हमारा लाइट का बिल कितना आता है ऑन एन एवरेज? 9 से 12 लाख का आता है। ऑफिसेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10 से 15% होगा, ज़्यादा होगा। 1 से 1.25 लाख का कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम एफिशिएंटली यूज़ करें तो। छोटी सी चीज़ है, बाहर गए, स्विच बंद करते हुए चले गए। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट 6, कीप योर सप्लाईज, stationery and any other items enough. Order them in advance before you run out. For that always write requisition about 5 to 7 days in advance। तो ये पॉइंट चेंज हो गया है स्टेशनरी के लिए स्पेशली। बेसिक पॉइंट ये है कि आपकी जो भी स्टेशनरी है, जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हो, तो स्टेशनरी की नई पॉलिसी बन गई है, लेकिन अल्टीमेटली आपको एडवांस में यूज़ करना है। ऐसा नहीं है जो कि अभी सिस्टम है कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो सीधे स्टोर वाले को फ़ोन किया और बोला स्टोर में से ये दे जाओ। यही तो होता है। तो बजाय उसके कि थोड़ा सा एडवांस में। 7 नंबर पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, रीड एंड रिप्लाई योर डेली ईमेल्स, लेटर्स। डू नॉट अर्न अ रेपुटेशन ऑफ अ डंप यार्ड वेयर व्हाटएवर इज बीइंग डंप्ड नेवर कम्स बैक। सीधी साफ बात ये है, आपको कोई मेल भेजा जा रहा है, कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है, लेटर भेजा जा रहा है, डेली रीड एंड रिप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि आपकी एक परसेप्शन ऐसे बन जाए कि भाई इस गड्ढे में कुछ भी डालो वापस नहीं आता। कोई भी मेल भेजो जवाब ही नहीं आता, कोई भी लेटर भेजो जवाब ही नहीं आता, या जवाब भी आता है तो कैसा आता है कि आपने तो लिखा 1 पेज और अगले ने लिख दिया ओके। आपको पता ही नहीं चला इस ओके का मतलब क्या है, समझ में आया है, नहीं आया है, पढ़ के ओके किया है, वैसे ही ओके कर दिया है, पता नहीं चलेगा ना। आपने एक सवाल पूछा किसी से, या आपने बोला यहाँ से जाना, सोनीपत जाना, सुभाष चौक जाना, जाने के बाद बता देना। उसने कहा ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद उसने बताया नहीं। अब आपने उसे पूछा सुभाष चौक पहुँच गया, और जवाब दे रहा है ठीक है। तालमेल बन रहा है इन दोनों सवाल जवाब का। तो आप जो रिप्लाई कर रहे हो, उस रिप्लाई से अगले आदमी को भी ये लगना चाहिए कि उसके सवाल के जवाब में ही जवाब आया है। ऐसा नहीं है कि बस मेल का रिप्लाई ठोक दिया है कि मेरी तरफ से बात पूरी हो गई। सो डेली रीड एंड रिप्लाई।
ऐसा ना हो 3 दिन बाद पढ़ो, या ये बोलो एक बड़ा ये भी कल्चर है, ईमेल भेज दिया और फिर पर्सन की डेस्क पे जाके मैंने ईमेल भेजा है। क्या फायदा है ऐसे ईमेल भेजने का जब आपको जाके बताना पड़े कि भाई मैंने मेल भेजा है, मेल चेक कर ले। मेल इटसेल्फ इज सफिशिएंट, मतलब मेल अपने आप में पूरा कम्युनिकेशन है, उसके बाद आपको जाके बताने की जरूरत नहीं है। 8वां पॉइंट, इफ यू चेंज योर एड्रेस फोन नंबर ऑलवेज इन्फॉर्म अबाउट द सेम इन दी HR डिपार्टमेंट। अगर आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो, फोन नंबर चेंज कर रहे हो, HR डिपार्टमेंट में आप ज़रूर बताओ। कई बार आपकी ज़रूरत हो सकती है, कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर इमरजेंसी में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स की ज़रूरत हो, और अगर वो अपडेटेड नहीं है तो उसमें म्यूचुअली नुकसान है, कंपनी का तो है ही है, आप भी कई बार नुकसान की स्थिति में आ सकते हो। ठीक है, तो जब भी चेंज होगा बताना है। 9, फॉलो द परचेज मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी एंड डू नॉट परचेज एनीथिंग अनलेस यू आर फॉलोइंग द कंपनी पॉलिसी ऑन इट। तो बेसिकली जब आपको कुछ खरीदना है तो कंपनी का जो खरीदने का तरीका है उसी तरीके को फॉलो करना है। कोई भी खरीदारी ऐसी नहीं करनी जो कंपनी पॉलिसी जिसको अलाउ नहीं करती। ठीक है, नहीं तो होगा क्या, आप खरीद लोगे और दूसरा बंदा पॉइंट आउट कर देगा कि भाई ये तो पॉलिसी के अगेंस्ट है, और आप फंस जाओगे क्योंकि खरीदा तो आपने। ठीक है। 10, कीप योर अटायर एज प्रेजेंटेबल एज पॉसिबल। अ गुड प्रेजेंटेशन क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन, विच मीन्स कि आप जैसे आ रहे हो आप अपने आप को एक प्रेजेंटेबल तरीके से आओ। ऐसे नहीं कि आप आए और लग ही नहीं रहा कि आप ऑफिस में बैठ के काम करते हो या आप दिहाड़ी मजदूरी करते हो। इवन दिहाड़ी मजदूरी करने में भी अच्छे साफ कपड़े पहनने में तो कोई बुराई नहीं है ना। मतलब महंगे कपड़े समझ सकता हूँ मैं, अच्छे कपड़े समझ सकता हूँ, बट साफ कपड़े तो सब पहन सकते हैं। सुबह तो साफ सभी के हो सकते हैं, अगर कोई काम भी ऐसा करता है जिसके काम में गंदे होते हैं, सुबह तो साफ पहन के आ ही सकता है ना। तो अटायर प्रोफेशनल रखना है। साइलेंट कर लो आप लोग फोन। 11 है, इफ यू ओके सी, इसको चेंज कर लेना। इफ यू सी समथिंग इन द कंपनी दैट नीड्स रिपेयरिंग ऑलवेज इन्फॉर्म द मेंटेनेंस हेड इन रिटन, डू नॉट गो टू हिम पर्सनली एंड टेल इट वर्बली। अगर आपको दिख रहा है कि भाई कंपनी में, फैक्ट्री परिसर में, प्लांट में कोई चीज़ टूटी है, कहीं पर भी आपको रिपेयर करानी है, तो आप जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको रिटन में दो, मेल पे लिख के दो। ऐसा नहीं आपने टूटा देखा और आप चल पड़े अपना झोला उठाकर सीधे मेंटेनेंस में, वहीं से सही कराओ। ठीक है, देखो मेंटेनेंस का काम सही कराना है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट अपने रूटीन के काम कर रहा है। अब आप बीच में जाकर इंटरप्ट करोगे तो आपको जज करना है पहले कि जिस चीज़ के लिए आप बीच में जाकर रुकावट डाल रहे हो क्या वो अभी ठीक होने वाली है। कहने का मतलब आपको लग रहा है कि भैया AC काम नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वो तो अभी देखा जा सकता है। लेकिन आपने देखा कि रोड पे कोई गड्ढा है और आप इमीडिएटली पहुंच गए, नहीं गड्ढा भी भराओ, तो वैसे तो होगा नहीं वो ठीक। ठीक है। If you get a letter or mail that does not concern you, send it to the concerned person. If you do not know the concerned person, then send it to the head HR. अगर आपको कोई मेल आ गई या कोई लेटर आ गया और आपको नहीं पता, पहले तो आपको पता है कि आपका नहीं है, किसी और का है, उस तक पहुंचा दो। अब आपको पता है कि मेरा नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता किसका है, तो HR में दे दो। 13 नंबर पॉइंट, रिव्यू पॉलिसीज, ट्रेनिंग मैनुअल्स पीरियोडिकली टू freshen these up in your memory. Basically time to time जो कंपनी की पॉलिसी है और अब जो हम मैनुअल बना रहे हैं आगे जाकर ट्रेनिंग मैनुअल बन जाएंगे, कि टाइम टू टाइम आपको ये देखने हैं जिससे कि ये आपकी मेमोरी में फ्रेश बने रहें। ऐसा ना हो समय के साथ काम करते करते आप उससे थोड़ा अलग होते चले जाओ। 6 महीने बाद पॉलिसी कुछ और कह रही है और आप कुछ और कर रहे हो, क्योंकि आप धीमे धीमे ड्रिफ्ट होगे, धीमे धीमे अलग होते चले जाओगे। ठीक है।
इफ़ यू हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर जॉब ऑलवेज एंड ओनली आस्क योर सीनियर अबाउट इट। अब क्या है, ये कह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन है अपने काम से लेकर, तो आपको करना क्या है, हमेशा और सिर्फ अपने सीनियर से जाके पूछना है, राइट। इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल रविंदर को कोई इशू आ रहा है, तो रविंदर डजंट हैज टू गो टू कपिल और ज्योति और सईम और एनीबडी एल्स एबीसी। रविंदर को अपने ऊपर पता करना है कि भाई मैं इस समस्या का क्या करूं, ठीक है। When you change your post working location, always inform about the same in the HR department। अगर आपकी वर्किंग लोकेशन चेंज हो जाती है या आपकी पोस्ट चेंज हो जाती है, मान लेते हैं आप अकाउंट्स में थे और आप अकाउंट से एक्सपोर्ट डिवीज़न में चले गए, या आप HR में थे और आप HR से अकाउंट में चले गए, तो आप HR में इन्फॉर्म कर दो भाई मेरी ये पोस्ट चेंज हो गई है, मेरी लोकेशन चेंज हो गई है। क्योंकि जैसे आपकी पोस्ट चेंज होगी, कई सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपकी पहली वाली पोस्ट में आपको मोबाइल अलाउड ना हो, बट नई वाली में हो सकता है पिछली पोस्ट में आपको लैपटॉप ना मिलता हो, इसमें मिले। हो सकता है पिछली पोस्ट में आपके लिए कोई रिम्बर्समेंट ना हो, इसमें मिले। या हो सकता है अदर वे अराउंड कि आपको मोबाइल का मिलता हो, इसमें ना मिले। तो कई सारे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। 16, if you have any grievance, always inform in the HR department। if you are not being heard, then directly to head HR। अगर आप ग्रीवियंस से यहाँ पर मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिकायत ही है। अगर आपको कोई परेशानी है, आपको लग रहा है कंपनी में कुछ इम्प्रूव हो सकता है, आपके पास कोई बहुत ब्राइट आइडिया है, आपको लग रहा है आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो आप HR डिपार्टमेंट में बता सकते हो, आप ज्योति को बता सकते हो, आप सईम को बता सकते हो। आपको लग रहा है फिर भी नहीं सुनवाई हो रही है, तो आप सीधे मेरे पास आ सकते हो, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। 17 नंबर, ये भी हमें फॉलो करना है, ये भी हम वायलेशन में कहीं ना कहीं। टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी ऑलवेज हेल्प योर फेलो स्टाफ मेंबर, ऑलवेज रिमेंबर ही इज पार्ट ऑफ द सेम टीम एंड ही इज नॉट एन अपोनेंट, बी कर्टियस एंड पोलाइट अबाउट द सेम। अगर हम ये माने कि ओवरऑल हमारी कंपनी एक टीम है, तो कंपटीशन टीम कौन सी होगी? दूसरी कंपनी कंपटीशन है ना भाई। इंडिया का मैच ऐसा थोड़ा ही है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के अगेंस्ट खेलेगा 1-1। 1-1 तो नहीं खेलेगा ना। IPL में भी उसकी अपनी एक अलग टीम है कि नहीं। अब आप ऐसे देखो, आप इस एग्जांपल से बेटर समझ पाओगे कि जैसे इंडियन टीम में 11 प्लेयर हैं और 11 प्लेयर्स के अलावा 4 एक्स्ट्रा प्लेयर हैं, 4 एक्स्ट्रा प्लेयर के अलावा 50 लोगों का सपोर्टिंग स्टाफ है, बट वो सारे मिलकर टीम है। सिर्फ जो 11 खेल रहे हैं वो टीम नहीं है। BCCI भी उसी का पार्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट भी उसी का पार्ट है, डॉक्टर भी उसी का पार्ट है, कोच भी उसी का पार्ट है, मीडिया प्लानर भी उसी का पार्ट है, एक्स्ट्रा प्लेयर भी उसी का पार्ट है, जो पिच रेडी कर रहा है इंडिया में वो भी उसी का पार्ट है, जो स्टेडियम रेडी कर रहा है वो भी उसी का पार्ट है, सब उसी का पार्ट है। इसीलिए क्या होता है कि जब इंडिया में मैच होते हैं तो पिचेस बनती हैं जो इंडिया के फेवर में होती हैं, होता है ना। सिमिलरली जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो वो उस तरह की पिच बनाते हैं अपने फेवर में। अगर टीम के अंदर टीम हो जाए तो क्या होगा? टीम के अंदर टीम का मतलब ये है कि रोहित शर्मा की टसल हो जाए विराट कोहली के साथ, मोहम्मद शमी की हो जाए बुमराह के साथ, रविंद्र जडेजा की हो जाए लेट्स से ऋषभ पंत के साथ, तो क्या होगा? टीम का तो बंटाधार हो जाएगा ना, टीम के अंदर ही अगर टीम हो जाएगी। तो सिमिलरली जब हम एज अ कंपनी बात कर रहे हैं तो जो दूसरा फेलो स्टाफ है वो अपोजिशन नहीं है, वो आपकी टीम का हिस्सा है। आप सोचो कि आप एक अलग टीम हो और वो एक अलग टीम है और हम दोनों की फाइट हो रही है आपस में, तो आप गलत तरीके से सोच रहे हो। आप दोनों ओवरऑल एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि जितना आपसे हो सके दूसरे स्टाफ की मदद करनी है, और हमेशा आपको ये याद रखना है कि वो भी सेम टीम का हिस्सा है, किसी विपरीत टीम का हिस्सा नहीं है। और सिमिलरली आपको पोलाइट रहना है। 18वां पॉइंट है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टाफ मेंबर टू मेंटेन अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी विद इन एंड आउटसाइड द कंपनी टू।
You are responsible for the physical appearance of the company and the personal working in the company and the performance of the company. अब ये लिखा हुआ तो बहुत अच्छा है, अब आप इसको ऐसे समझो। पहले तो ये कह रहा है कि ये हर स्टाफ की जिम्मेदारी है कि कंपनी की छवि, कंपनी के अंदर और बाहर, कंपनी की जो फिज़िकल अपीयरेंस है जैसे दिखती है वो, जो लोग काम कर रहे हैं वो, और कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो, ये सबकी जिम्मेदारी है कि ये अच्छी बनी रहे। मल्टीपल एग्जाम्पल ऐसे देखो आप, सोशल ऑडिट हो रहा है या बायर की विजिट है, एक पर्सन यूएस से आया है, दूसरी कंट्री से आया है, दूसरे देश से आया है, और आपका एक पल्लेदार है जिसने फुल ऑन दारू पी रखी है, 8 से 8 उसकी शिफ्ट थी, शिफ्ट तो हो गई ख़त्म, पर 9 बजे वो कंपनी के गेट के बाहर लेटा हुआ है सड़क पे, क्या होगा? रेपुटेशन खराब होगी या अच्छी होगी? कहने को आप कह सकते हो वो तो अपने टाइम में पी रहा है और कंपनी के बाहर है, पर कंपनी की तो रेपुटेशन लग गया ना ठप्पा, ठीक है। या फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब ये है, बायर विजिट पे आया और यहाँ पर आपने देखा कि जितने ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इधर गार्डन लगा हुआ है, सब में घास ही घास उगी हुई है, जैसा प्लिंथ पे है, सब में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी है, ये फिजिकल अपीयरेंस हो गया। और बायर आ गया विजिट पे, आप कोशिश करोगे उधर ना ही जाए, यही तो होगा ना भाई। जो एरिया गंदा होता, हमारी कोशिश होती है उधर हमारे साथ वाला जो सीनियर बंदा है वो ना जाए तो बढ़िया है, चोरी पकड़ में आ जाएगी। और इसमें हर एक एम्प्लॉई का रोल है। पीछे जो पॉइंट था प्रेजेंटेबल अटायर का, आपका बायर आपके साथ घूम रहा है, बायर को भी छोड़ देते हैं, डिपार्टमेंट से कोई बंदा आया हुआ है, और डिपार्टमेंट से बंदा आया और उसने देखा कि यहाँ पर 4 लेबर अंदर बैठ के बीड़ी पी रही है और शराब पी रही है, क्या होगा? तो ये हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, डाउन द चेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एचओडी ही जो डिपार्टमेंट के ऊपर है उन्हीं की जिम्मेदारी है। एक छोटे से एम्प्लॉय की छोटी सी गलती पूरी साख पर बट्टा लगा सकती है, ठीक है। और वो ऐसे भी लगा सकती है कि ये तो फैक्ट्री परिसर की बातचीत थी कि वो बालगढ़ चौक पे कंपनी का आईडी कार्ड लटका रखा है और झगड़ा करने पर लगा हुआ है, और झगड़ा भी किस लिए कर रहा है? खुद गलत ड्राइविंग कर रहा है, रॉन्ग साइड लेके आ रखा और दूसरी गाड़ी ठोक दी, और उसको धमका रहा है मेरा यही है ऑफिस। हेलो बासमती राइस में काम करता हूँ मैं। अब झगड़े का रिजल्ट जो निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन इस बंदे के दिमाग में हेलो बासमती राइस की इमेज चली गई, ठीक है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि ऑफिस टाइम के बाहर था, अपने पर्सनल टाइम पे था, अपनी पर्सनल लोकेशन पे था, ऐसे नहीं काम करता, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है ये, डाउन द चेन। तो ये 18 के बाद अब आ जाते हैं पॉलिसी नंबर 8, चेंज्ड वाली है, चेंज्ड वाली है, अच्छा। स्टाफ लोन, तो 12 अक्टूबर को ये पॉलिसी इशू हुई थी, अभी इसमें पीछे 15 तारीख को चेंज हुआ है, सभी के लिए है। तो स्टाफ को जो लोन मिलता है, फ़िलहाल तो सभी स्टाफ लोन कुछ समय के लिए रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं वो भी इसी में कवर हो जाएगा, आप समझ जाओगे। जो कंडीशन दी है, ये कुछ कंडीशन है, अगर ये फुलफिल करता है स्टाफ तो उसको लोन मिलता है। तो सबसे पहली कंडीशन है, एनी स्टाफ हु हैव कंप्लीटेड मिनिमम 1 ईयर इन द कंपनी कैन अप्लाई फॉर अ लोन। 1 साल जिसका पूरा हो चुका है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, a staff can only get loan maximum 2 times in 5-year period, hence only use this benefit when it is of absolute necessity। मतलब कि 5 साल में सिर्फ 2 बार लोन मिलने के लिए आप योग्य हो, तो इसको तभी यूज़ करो जब आपको वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कारण, क्योंकि ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन है, इस पर कोई ब्याज नहीं लग रहा आपको,
तो इसको आप एज अ बैकअप रिसोर्स रखो, ठीक है। तीसरा है एनी स्टाफ लोन, ऑल स्टाफ लोन, इसको चेंज कर लेना, विल बी, अच्छा हाँ ठीक है, एनी स्टाफ लोन विल बी गिवन फॉर जेन्युइन एंड नेसेसरी नीड्स, if found otherwise the loan term will be made to minimum possible and triple the interest rate of bank personal loan rate will be charged। मतलब सीधी साफ बात यह है कि लोन मिलेगा जब लोन की वाकई ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लोन तो आपने ले लिया, मुझे घर बनवाना है, और 15 दिन बाद आप लेके आ गए नई गाड़ी, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंक का 14 से 15% होता है, उसका 3 गुना आप कर लो, यानी 45% का ब्याज हो गया, 42 से 45% का ब्याज हो गया, और टेन्योर भी मिनिमम हो जाएगा। टेन्योर का मतलब आपने लोन हो सकता है 1 साल के लिए लिया हो और तीसरे महीने में आपकी पोल खुल गई, तो वो 3 महीने तो निकल गए। अब हो सकता है आपको सिर्फ 2 ही महीने में भरना पड़े सारा, ठीक है। क्योंकि जब आप लोन ले रहे हो तो आप ऐसे समझो, अगर एक टाइम पे 10 लोन दिए जा सकते हैं और एक उसमें से लोन ऐसा है जिसकी वाकई में ज़रूरत नहीं थी और 11वें जिसकी ज़रूरत थी उसका रिजेक्ट हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी उस एक बंदे की है जिसने गलत लोन लिया है। उसकी वजह से जिसकी सही ज़रूरत थी उसका मारा गया है, ठीक है ना। अब है इसमें एक चीज़ और ये भी है कि भी जेन्युइन एंड नेसेसरी नीड्स इफ फाउंड अदरवाइज, कि भी पता कैसे चलेगा, तो पता चल जाता है, ठीक है। पता चल जाता है, सामने वाला जब आप 4 सवाल पूछो उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करना होता। और ये ऐसा नहीं है जितने लोग बैठे हो उन्हीं को बोल रहे हो, ये सबके लिए है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ये मास मैसेज है सबके लिए। जो भी चीज़ बोल रहा हूँ सबके लिए है कि पता चल जाएगा, ये तो कोई ना सोचे कि पता नहीं चलेगा। हाँ, तो 45% ब्याज लगा, जल्दी से जल्दी पे कर दिया। बट दूसरी चीज़ क्या हुई, इफ इट इज़ फाउंड एंड प्रूव दैट एनी लोन वॉज गिवन विच are not necessary or genuine, that staff cannot apply for loans advance for next 5 years. For the same, he will have to get an okay from HR department that he qualifies to get a loan। सीधी सी बात यह है कि आप पकड़े गए तो ऐसा तो है कि आप वो तो पे करोगे ही करोगे, अगले 5 साल तक आपको मिलेगा भी नहीं। आपको तभी मिलेगा जब HR डिपार्टमेंट उस पर एक तरीके से ठप्पा लगा देगा, हाँ भाई ये ठीक है दे दो, ठीक है। All loans first will be provisionally approved by your HOD before sending the application any further। अगले पॉइंट के साथ क्लब कर देते हैं इसे। It is expected and mandatory for the HODs that they verify the genuineness of the demand of their junior, as it is not easy and possible for anyone else, and it is only best if HOD gives provisional approval since they are working closely with the applicant in daily routine। सीधी सी बात यह है, अगर कोई भी स्टाफ लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके डिपार्टमेंट का जो हेड है पहले वो उसको ओके करेगा कि भाई मेरी तरफ से ओके है। और उसका ओके करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके डिपार्टमेंट का जो हेड है वो उससे ज़्यादा कनेक्टेड है, डेली उसके साथ काम कर रहा है, उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि इसको लोन की ज़रूरत है भी या नहीं, दूसरे को नहीं पता होगा। तो कहने का मतलब साफ साफ, अगर जेन्युइन नहीं है और HOD ने सिर्फ इसलिए ओके कर दिया कि यार ये आ गया अब लोन, मैं तो अपनी तरफ से ओके कर देता हूँ, देना काम तो HR और अकाउंट वालों का है, मुझे तो इससे काम लेना है डेली में, मैं इससे क्यों बिगाड़ूँ, मैं क्यों मना करूँ। जिम्मेदारी HOD की और लोन लेने वालों की है, क्योंकि जो लोन ले रहा है उसको पता है कितना ज़रूरी है, और HOD को इसलिए सबसे ज़्यादा पता है क्योंकि वो उससे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, और ये मैंडेटरी का मतलब ये आपको जरूर करना है एज HOD कि आप चेक करो सामने वाला लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, जेन्युइन उसको ज़रूरत है, लग्जरी के लिए तो नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो लोन मांगने आ रहा है ये बोलकर कि भाई मेरे घर में मेरी वाइफ बीमार है, और जब मैं उसको पूछता हूँ कि भाई एक पेपर तो दिखा दे, डॉक्टर ने कुछ तो लिखा होगा बीमारी का नाम, किसी भी डॉक्टर को तो दिखाया होगा,
पेपर नहीं है उसके पास, वो 2 गोलियों का नाम लिख के ले आता है एक पर्चे पे, ना लेटर हेड है, ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, 2 गोलियों का नाम लिखा है। तो लोन डिसअप्रूव हो गया। फिर थोड़े समय बाद आ गया कि वाइफ प्रेग्नेंट है, उसका भी कोई कागज नहीं है। द रियल सिचुएशन है, रियल सिनेरियो है। तो वो एचओडी को, जैसे मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, मना कर दिया नहीं मिलेगा लोन, मेरे ही अंडर जूनियर है, मुझे पता है कि ये फेक सिचुएशन है, जिसे चाहिए होगा वो पेपर लेके ही आएगा, चाहे बनवा के लाना पड़े। दूसरा केस एक और सिमिलर सिचुएशन में चाहिए था, वाइफ प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होनी है, ईएसआई में हो सकती है, ईएसआई में कवर्ड है, बट कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को लग रहा है नहीं यार मेरे पहला बच्चा होने वाला, मैं तो नहीं कराऊंगा सरकारी अस्पताल में। तो इसको जेन्युइन समझा जा सकता है, क्योंकि ज़बरदस्ती हम किसी को ही नहीं बोल सकते कि भाई आप सरकारी अस्पताल में ही कराओ, ठीक है। सो जब एचओडी ने एक बार दे दिया अप्रूवल, वंस द एचओडी हैज गिवन प्रोविजनल ओके, एचआर हेड विल अप्रूव द लोन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। एचआर हेड विल गेट कैलकुलेटेड लोन इसमें कुछ गड़बड़ है। HR head will get calculated applicant's present day liability towards us as a company. Basically, if that applicant leaves the company today, then what will be his F&F and can approve up to 50% of that with the upper limit of 1 lakh for individual. सीधी बात ये कि अगर HOD ने, डिपार्टमेंट के हेड ने अप्रूव कर दिया, तो HR हेड देखेगा कि भाई इसका आज की डेट में अगर ये एम्प्लॉई जाता है तो F&F फुल एंड फाइनल कितना बनता है, उसके 50% वैल्यू तक तो उसका लोन HR में ही अप्रूव हो जाएगा। 2% की जो लिमिट थी अभी वो लिमिट भी नहीं है ना, सारे लोन्स HR में ही अप्रूव हो जाएंगे। 2 कंडीशन, 50% से नीचे हो और 1 लाख से नीचे हो, ठीक है। 1 लाख से ऊपर वाले मैनेजमेंट अप्रूव करेगा। अच्छा ये इसमें चेंज करना है, अगर 1 लाख से नीचे है, 50% से ऊपर है तो भी मैनेजमेंट अप्रूव करेगा। किसी डिपार्टमेंट के हेड को लोन चाहिए, वो भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, सेम तरीके से अप्लाई करेंगे। हाँ अगर HR हेड को लोन चाहिए तो मैनेजमेंट से मिलेगा, खुद से अपने लोन अप्रूव करने का अभी सिस्टम नहीं रखा है। 10 और 11 पॉइंट नंबर इसमें दोबारा डाले गए हैं। 50,000 तक के जो लोन होंगे मैक्सिमम 6 महीने तक का उनका टेन्योर हो सकता है, और 50,000 से ऊपर के जो लोन होंगे 6 महीने से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 12 महीने से ज़्यादा उनका वापस करने का पीरियड नहीं होगा। 12 नंबर पॉइंट जो है जिसकी वजह से अभी लोन रुके हुए हैं, इफ़ यू आर टेकिंग अ लोन ऑलवेज ट्राई टू कीप द टेन्योर एज लेस एज पॉसिबल एंड द EMIs as high as possible. Since the early you close your loan, there is a chance that someone isn't waiting to get loan but being refused due to too many loans are in open state. कि भाई आप कोशिश ये करो जितना कम से कम समय में आप रीपे कर सकते हो और जितनी EMI आप ज़्यादा रख सकते हो। एग्जाम्पल 60,000 का लोन पर्सन ने अप्लाई किया, 5,000 की उसने EMI प्रपोज की कि मैं 12 महीने में 5-5 हज़ार रुपये करके पे कर दूँगा। यहाँ तक कहानी ठीक थी। लिमिट देखी कि 40,000 का उसको मिल सकता है या 36,000 का मिल सकता है लेट्स से कैलकुलेशन के लिए। तो उसने क्या किया कि जी 36,000 का दे दो, लेकिन मैं अब 12 महीने में ही दूंगा 3-3 हज़ार करके। टेक्निकली वो 7 महीने में दे सकता था 5-5 हज़ार करके, 6 महीने 5-5 हज़ार, 7 महीने 6 हज़ार। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोन ओपन स्टेट में है कि समय नहीं घटाया, EMI घटा दी, ठीक है ना। और एक चीज और ये भी है कि जब आपका लोन का पीरियड खत्म होगा, अब आपको 5 साल में 2 बार मिलना है, पहली बार आपका एंड डेट काउंट हो रहा है ना कि आपने तब पे किया है, तो आपके लिए भी नुकसानदेह। तो सबके लिए है कि जितना जल्दी और जितना ज़्यादा EMI देकर पे कर सकते हो उतना बेस्ट है। अच्छा इसमें कोई भी एक्सेप्शन जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट के हाथ में है, एक्सेप्शन कर सकते हैं।
लोन का जो फॉर्म है वो हार्ड कॉपी में भरना है। हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट में भरना है। इसका फॉर्म अटैचमेंट के लिए मतलब अटैच लगा हुआ है इस पॉलिसी के साथ में। जो इसका फॉर्म है उसमें सारे स्टेप दिए हैं कि आप अपना नाम भरो, अपना एम्प्लॉय कोड, कितना लोन चाहिए, क्यों चाहिए, आपके एचओडी के पास जाएगा, वो उसे ओके करेंगे जो आपके डिपार्टमेंट के हेड हैं। फिर एचआर में जाएगा, एचआर में उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, किसने के लिए क्वालिफाई है, जितना चाहिए उतने के लिए क्वालिफाई है, ठीक है, पॉलिसी के हिसाब से ठीक है, रिक्वेस्ट जेन्युइन है, ठीक है, ईएमआई ठीक है, टेन्योर ठीक है। जब सब कुछ ठीक है तो अकाउंट में चला जाएगा और अकाउंट से पैसे आ जाएंगे। पॉलिसी नंबर 9, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड फेवर। सीधा सा पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, सब पे है ये एप्लीकेबल। नो एम्प्लॉई इज सपोज टू टेक एनी फेवर, गिफ्ट, मनी फ्रॉम एनी वेंडर, क्लाइंट और एनी वन रिलेटेड टू द कंपनीज अफेयर्स बट नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी। तो कोई भी कर्मचारी, कोई भी एम्प्लॉय कोई फेवर नहीं लेगा, कोई गिफ्ट नहीं लेगा, पैसे नहीं लेगा। किससे? किसी भी वेंडर से जो हमें सप्लाई कर रहा है, क्लाइंट से जिसे हम सप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंपनी से रिलेटेड तो है बट कंपनी का हिस्सा नहीं है। चाहे वो दलाल है, चाहे वो दूसरे प्लांट का मालिक है, चाहे वो हमारा रिपेयर करने वाला है, चाहे हमारा स्टेशनरी प्रोवाइड करने वाला है, किसी से भी नहीं लेंगे, कोई भी स्टाफ नहीं लेगा। On ethical ground, gifts are less of a token of appreciation but more a subtle way of expecting favors. For example, if Mr. A is accepting favor gifts money from vendor B, then Mr. A may not have any intention to help vendor B, but vendor B might be under impression that since he has favored Mr. A, so someday he will reward the favor. सीधी सी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी से गिफ्ट लेते हो, गिफ्ट छोड़ दो, आप ऐसे देखो कि अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो आपके अंदर भी एक ये भावना आ जाती है कि यार मुझे भी इसके लिए कुछ करना है कि नहीं? अगर आपकी किसी ने मदद की है, किसी ने पैसे से मदद की है या कुछ भी दिया है, कोई गिफ्ट भी दिया है, तो आप भी कोशिश करते हो कि मैं भी इसके लिए कुछ करूं, ठीक है? अब आपको कोई ज़बरदस्ती थोप रहा है, ज़बरदस्ती उसने गिफ्ट दे दिया, अब आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, आपको हेल्प करनी है, पर वो हो सकता है मान के बैठ जाए कि भैया मैंने इनको गिफ्ट दिया था, तो अब जब ये टाइम पड़ेगा तो ये मेरी मदद करेंगे। और उसको मदद कब चाहिए होगी? पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, कंपनी से रिलेटेड उसको मदद कब चाहिए होगी कि आप उसे कोई डील दिलवा दोगे, उससे कुछ परचेज कर लोगे, कोई सर्विस ले लोगे, उसकी किसी चीज़ को अनदेखा कर दोगे, इसी तरीके की चाहिए होगी मदद कंपनी से रिलेटेड। तो वो तभी होगा जब आप उससे कोई गिफ्ट ले रहे हो, उससे कोई मदद ले रहे हो, क्योंकि कंपनी इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। जो मदद आपको चाहिए, जो फेवर आपको चाहिए, वो हो सकता है आपको अंदर ही मिल जाए, मेजर चांसेस हैं, ठीक है ना? सो ये जो प्रैक्टिस है, hence this practice is completely abolished and if anyone found to be doing this will be terminated with all benefits and F&F forfeited or subjected to only management's approval। तो ये जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, अगर ऐसा कुछ था तो। और अगर ऐसा पता चला कि भाई एक एम्प्लॉय वेंडर से बेनिफिट ले रहा है, फेवर ले रहा है, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बेस्ट एग्जांपल कुछ लोगों को पता भी है, अभी पीछे एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया भी है फॉर द सेम रीज़न, ठीक है? बिकॉज इट वाज फाउंड कि भाई वो वेंडर से, भले ही वो मतलब वेंडर से वो ब्याज पे पैसे ले रहा है, लेकिन कंपनी में लोन नहीं अप्लाई किया उसने, जबकि कंपनी में बिना ब्याज के लोन मिल सकता है। अब वेंडर उसको ब्याज पे दे रहा है या जो भी दे रहा है, वेंडर क्यों देगा? वेंडर भी तो कुछ ना कुछ बदले में एक्सपेक्ट करेगा ना, और वो जो एक्सपेक्ट करेगा, उसकी जो उम्मीद है वेंडर की,
वो कंपनी को स्टेक पे रख के होगी। तो पीछे एक टर्मिनेशन हुई भी है, तो इसका सबको ध्यान रखना है। हो सकता है उस टर्मिनेशन के केस में उसका फुल एंड फाइनल भी ना मिले, या मिले तो मैनेजमेंट के अप्रूवल से ही मिलेगा। पॉलिसी नंबर 10, तो 10 पॉलिसी ही करेंगे आज, 10 पॉलिसी करके करेंगे, जिससे कि छोटे छोटे वीडियो बने और सारे लोग देख लें। ठीक है। सिक्योरिटी रिवॉर्ड ये सब पे लागू है, और सिक्योरिटी गार्ड जो कि हम थर्ड पार्टी सर्विस लेते हैं, थर्ड पार्टी मतलब बाहर की एजेंसी से, बाहर से सिक्योरिटी गार्ड हम रखते हैं, उन पे भी लागू है ये। क्या है ये? अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड, इफ एनी सिक्योरिटी गार्ड इन्फॉर्म्स अबाउट एनी फाइंडिंग दैट प्रिवेंट्स एनी मेजर security lapse, prevents any theft, stealing from happening, in that case that guard will not be fired, transferred without the approval of head HR. Also the guard will get commendation and prize from 100 to 500 INR as the max limit. The amount will be decided by the HR और सिक्योरिटी ऑफिसर। सीधी सी बात ये है, अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है और उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से, या कुछ उसने ऐसा बताया जिससे कि कोई बड़ा नुकसान टल गया, कोई चोरी पकड़ ली, कोई चोरी होने से बच गई, या कोई चोरी हो रही थी वो उसने बता दी, तो उस केस में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उस सिक्योरिटी गार्ड को ना तो कोई हटा सकता है, ना उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है बिना HR हेड को बताए। ठीक है। और उस गार्ड को, क्योंकि उसने कोई नुकसान होने से बचाया है, चोरी रोकी है, एज अ प्राइज़ 100 से 500 रुपये तक कैश प्राइज़ मिलेगा। और सिक्योरिटी गार्ड के केसेस में ये काफ़ी होता है, क्योंकि उनकी डेली की जो सैलरी है वो 3 या 350 रुपये है एक दिन की। तो इनको आप देखो, कहीं ना कहीं अगर उसने महीने में 4 बार ऐसा किया तो 4 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ज़बरदस्ती नए नए जो, हाँ, जो है भी नहीं वो भी निकाल के दे दे। मतलब जेन्युइनली इट हैज़ टू बी कि हाँ भी चोरी रुक सकती थी, या चोरी हो रही थी, या नुकसान रुक सकता था, या नुकसान हो सकता था। ऐसा नहीं है कि वो एक कहानी पूरी बना दे कि भाई ये गाड़ी ऐसे अंदर आई, अगर वैसे अंदर आती तो वो हो जाता, और वो हो जाता तो ये हो जाता, और मैंने ये बचा दिया, लाओ 500 रुपये। ठीक है। और ये रिवॉर्ड ऐसा नहीं है सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के केस में है, स्टाफ के केस में भी रिवॉर्ड मिलेंगे। और सिर्फ उसको सिर्फ यही नहीं कि यहाँ भी कैश मिल गया, वो तो HR डिसाइड करेगा कि भी क्या कैश मिलेगा। उसके अलावा हम उसको एक रिटन में एक कमेंडेशन, जिसको कहते हैं प्रशस्ति पत्र, वो भी देंगे, जो हमने दिया भी है पीछे 2 लोगों को, सिक्योरिटी गार्ड को दिया है। ठीक है। तो वो भी उसको देंगे। कारण इसका ये है कि भाई ये बड़े कॉमन सेंस से बनाई गई पॉलिसी है कि भाई अगर कोई आदमी चोरी रोक रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है, और आपने उसको हटा दिया, तो पहले तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है, इसलिए उसको हटाना नहीं है। ठीक है। आगे वाला करेगा। हाँ। दूसरा ये है कि जब आप उसको, भले ही ये 100 या 500 रुपये की वैल्यू अगर हम कंपनी के टर्म में देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उसके लिए बहुत मायने रखती है कि आप उसे एक्नॉलेज कर रहे हो, उसे लग रहा है कि यार मेरे काम की तारीफ हो रही है, वो और अच्छे तरीके से काम करेगा। और उसका कारण भी यही है कि वो और अच्छे तरीके से काम करे इस रिवॉर्ड को देने का। ठीक है। तो आज हम पॉलिसी 10 तक ही करेंगे। अभी हम लगभग 50 पॉलिसी के आसपास पहुंच चुके हैं। हाँ, जो आगे बढ़ेंगी तो 5 से 6 मीटिंग में सारी कवर कर लेंगे।